औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यस, मुझे पता है आपने क्या करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम द एसिड। क्लास 9 में भी है, ठीक है, और 11 में भी है, और बाकी जो कंट्रीज़ में लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट और हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो उनके जिस भी चैप्टर में एसिड और बेस आते हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज Ka। सबसे पहले मैं आपको आयनाइजेशन पे बात करता हूं कि आयनाइजेशन ऑफ एसिड क्या चीज है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, ये आपको पहले पता होना चाहिए। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स बेसिकली हमारे पास ही कुछ इस तरह के, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमारे पास सपोज ये वाटर है, ये क्या है? ये हमारे पास H2O है। यहां पे हमने इसमें ऐड किया है एसिड को। किस चीज को? एसिड को हमने ऐड किया। जब एसिड इसमें नीचे आता है और डिसोसिएट होता है तो एसिड दो तरह का, मतलब यह है कि काम करते हैं, दो तरह की चीजें इसमें आ जाती है। क्या? एक हमारे पास होता है डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, मतलब यह है कि प्रोडक्शन ऑफ H प्लस और H3O प्लस, मतलब ये डिसोसिएशन हो गई है। और सेकेंड पोर्शन हमारे पास अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद होता है और वहां से हाइड्रोजन नहीं निकला, वहां से हाइड्रोजन निकला है, डिसोसिएशन हुई है। यहां से हाइड्रोजन नहीं निकला, डिसोसिएशन नहीं हुई। अब ये जो हमारे पास डिसोसिएटिंग पावर ऑफ एसिड्स, अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है? एसिड डिपेंड्स, तो ये डिपेंड करता है नंबर 1 कि हमारे पास नेचर ऑफ एसिड क्या है। नेचर ऑफ एसिड्स क्या है कि मतलब ये कि हमने कौन सा एसिड लिया था। सेकंड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और थर्ड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कि आपने कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया। मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि डिसोसिएशन कम हुई या ज्यादा हुई, अब ये कम या ज्यादा डिसोसिएशन डिपेंड किस चीज पे करती है? तो 3 फैक्टर्स है। एक ये है कि नंबर 1 आपका एसिड, उसकी नेचर क्या है। सेकंड, टेम्परेचर। और थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के जिसमें आप डिसोसिएशन कर रहे हैं उस सॉल्वेंट की नेचर क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके नतीजे में हमारे पास दो तरह के एसिड्स आते हैं। यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, अब दो तरह के एसिड्स आते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और दूसरे को हम कहते हैं वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो ये जो हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब ये है कि पूरे के पूरे आयंस हमारे पास आ जाए। जो आपने एसिड लिया था वो पूरे का पूरा आयंस में डिवाइड हो जाए, पूरे के पूरे उसके आयंस बन जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएशन। अब यहां पे हमारे पास आयंस पूरी तरह नहीं बनते, मतलब कुछ पोर्शन उस मॉलिक्यूल का डिसोसिएट हो जाता है और कुछ पोर्शन उसका डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। अब यहां पे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास HCl और HBr है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिर वीक एसिड में हमारे पास क्या आता है? तो वीक एसिड में हमारे पास HCN CH3 COO, मतलब ये कि एसिटिक एसिड, ये हमारे पास वीक एसिड है। या हम कह सकते हैं कि C6H5OH यहां पे हम लिख सकते हैं कि H2SO4 वगैरह, ये आप एग्जांपल में। तो ये बेसिकली आपके पास वो फिनोमेना है कि किस तरह एसिड डिसॉल्व होता है ऐड करके वाटर के साथ, ये रिएक्शन करके, तो ये डिसोसिएट होता है, अनडिसोसिएट रहता है। डिसोसिएट होता है तो क्या होगा? अनडिसोसिएट होगा तो क्या होगा? इसके डिसोसिएशन और अनडिसोसिएशन डिपेंड किस चीज पे करती है? तो वो हमारे पास मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए।
फिर उसके साथ साथ हमारे पास ये अगर डिसोसिएट होता है तो वो कौन सा एसिड कंसिडर होगा, नहीं होता तो वो कौन सा कंसिडर होगा। अब इस डिसोसिएशन का कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, ये Ka की वैल्यूज हमें बताइए कि कोई एसिड कितना डिसोसिएट हुआ है, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या मॉडरेट एसिड है। तो अब इसके बाद आप इसके मतलब यह है कि फिर एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन वहां से हम शुरू कर लेते हैं। ये तो मैंने स्टार्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन इसका दिया कि पहले आप एसिड आयनाइजेशन को तो समझ लें, उसके बाद फिर आप डिटेल पे जाएं। होपफुली नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, Ka। अब Ka एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके नेम्स क्या है, ठीक है। तो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट को इसको कहते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी इसका नाम है, ठीक है। तो अगर कहीं पेपर में आ जाए कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो फिर आप इसको जो है ना वो मतलब कंफ्यूज ना हो, ये वही एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के एक ही की बात हो रही है। या अगर आपके पास आ जाए कि एसिडिटी कांस्टेंट, क्या अगर आपके पास आ जाए कि एसिडिटी कांस्टेंट, इसके ऊपर मतलब ये कि नोट लिख के या इस पे इसको एक्सप्लेन करे या इसको डिफाइन करे, जो भी फिर क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो ट्रंक है, जो स्टेटमेंट है वो, तो ये तीनों इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मतलब ये है कि Ka या एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड द थर्ड वन इज एसिडिटी कांस्टेंट। अब क्यों करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट को पढ़ते क्यों है। वो इसलिए कि ये हमारे पास एक तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, एक होते हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। मतलब ये है कि यहां पे हमने क्या करना है, क्वांटिटी से कैलकुलेशंस करनी है। किस तरह, अब ये हमने किसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द मेजर ऑफ एसिड, कि हाउ मच इट इज डीप्रोटोनेटेड, हाउ मच इट इज डीप्रोटोनेटेड। किस तरह, सो हम कहते हैं कि मेजर ऑफ एसिड, हाउ मच डीप्रोटोनेटेड, डीप्रोटोनेटेड। अब डीप्रोटोनेटेड का क्या मतलब है, डीप्रोटोनेटेड का मतलब यह है कि अनबाउंड, कि इस किसी भी मॉलिक्यूल के पास टू हाइड्रोजन, अनबाउंड टू हाइड्रोजन, के किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितने हाइड्रोजन थे और कितने हाइड्रोजन उसने छोड़ दिए। अब कोई भी एसिड कितना डीप्रोटोनेटेड हुआ है, मतलब यह कि उससे कितने हाइड्रोजन निकले हैं, तो इसकी हम मेजरमेंट करते हैं और इस बेस पे फिर हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेट एसिड और वीक एसिड, 3 कैटेगरीज में फिर इसको हम डिवाइड करते हैं। लेकिन ये कितना H, कितना हाइड्रोजन इसमें से निकला है, तो ये हमें कैसे पता होगा, टू कंपेयर विद एसिड आर मॉलिक्यूल्स बाउंड हाइड्रोजन। अब उन मॉलिक्यूल के साथ के जिससे हाइड्रोजन नहीं निकला, तो इट मीन इट्स अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, इट्स अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है कि जो हाइड्रोजन निकले हैं जिसकी आयनाइजेशन हुई है और जिसकी आयनाइजेशन नहीं हुई, एग्जैक्टली आपको अब याद आ गया कि ये इक्विलिब्रियम है Kc का, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि Kc एक रेशो है जिसकी आयनाइजेशन हुई है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट जिसकी पूरी तरह से आयनाइजेशन नहीं हुई, जो अनडिसोसिएटेड पोर्शन था या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स था। जस्ट सिंप्लीफाई करके कि जहां से हाइड्रोजन निकला था और जहां से हाइड्रोजन नहीं निकला, इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम है, जो रेशो है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट आर Ka। और अगर हम नॉर्मली एसिड बेस को छोड़ के नॉर्मल सब्सटेंसेस पे अप्लाई करें तो फिर इसको हम Kc कहते थे, जो कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता था, ठीक है। तो ये उसी पे हम बात कर रहे हैं। होपफुली आपके दिमाग में अब ये बात आ गई हो। कैसे, तो इसको अब देखिए कि
HA रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ, तो इसका जो, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश हो सकता है, तो इससे हमारे पास आता है A नेगेटिव एंड प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। क्या? हाइड्रोनियम आयन। तो हम इस तरह लिख देते हैं कि Kc दैट इज इक्वल टू A नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाई HA एंड H2O। ये जो इक्विलिब्रियम होता था, ये जो रेशो होती थी, तो इस Kc को रिप्लेस किया है Ka ने। तो बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, तो ये Kc किसी भी सब्सटेंस के लिए है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंशिएशन बिटवीन द एसिड एंड बेसिस। और यहां पे जब हम एसिड की बात करेंगे तो फिर ये Kc रिप्लेस होगा किस चीज से? Ka से। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक है, या हम कहते हैं कि कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की जब स्ट्रेंथ की हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें Ka की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या हम एसिड्स की आपस में, मतलब यह है कि अगर कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख सकता हूं कि फॉर कंपेयरिंग acid strength, for comparing acid strength we use Ka। अब इसकी कंपैरिजन जो है ना वो हम जब करते हैं एसिड की, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि CH3COOH एसिटिक एसिड एंड पार्मिक एसिड में कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है? पार्मिक एसिड स्ट्रांग है, 10 टाइम एसिटिक एसिड से स्ट्रांग है। अब कैसे स्ट्रांग है तो ये आगे आप देखेंगे, लेकिन वो कंपैरिजन मैं किस चीज से कर सकता हूं? वो मैं Ka को यूज करके ही कर सकता हूं। तो इट मीन कि ये हमारे पास क्या है? यस, ये हमारे पास एक तरह से इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम किसके दरमियान है? तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये डिसोसिएटेड आयंस है। क्या है? डिसोसिएटेड आयंस है। अब यहां से हाइड्रोजन निकला है, ये जो पोर्शन है हमारा ये अनडिसोसिएटेड है। क्या है? अनडिसोसिएटेड है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है, यहां से हाइड्रोजन नहीं निकला। अब इनके दरमियान अगर हम कहें कि भाई इनके दरमियान एक क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुई है। क्या? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुई है। और ये इक्विलिब्रियम क्या है? तो फिर हम कहते हैं कि इट्स अ रेशियो बिटवीन द डिसोसिएटेड इन अनडिसोसिएटेड आयंस या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो किस तरह? तो फिर आप ये रिएक्शन, ये Kc वगैरह ये सारा कुछ लिख देंगे कि इसी तरह हमारे पास जब हम डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयंस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रेशियो, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और उसी बेस पे हम एसिड को और बेस को क्या करते हैं? यस, एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये जानना जरूरी है कि अगर हम किसी भी टू मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करते हैं कि जिससे हाइड्रोजन निकला है और जिससे हाइड्रोजन नहीं निकला, तो वो कंपैरिजन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ Ka की जो वैल्यूज होगी, जो मैथमेटिकल वैल्यूज होगी, उसी को हम दिमाग में रखेंगे और तभी हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और फिर हम आगे जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि Ka क्या है, Ka की डेफिनेशन क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हम रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमारे पास है कि Ha का रिएक्शन हुआ है वाटर के साथ और ये हमें प्रोडक्ट में दे रहा है A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये हमें प्रोडक्ट में आ रहा है। अब हमने इसका Kc निकालना है। तो Kc हम कैसे निकालते हैं? तो वो तो आपको पता है कि A नेगेटिव H3O पॉजिटिव, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं Ha पे और H2O पे। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास वाटर क्या है? तो वाटर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में है, H2O हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में है। तो लिहाजा जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, यहां पे हम लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन सेम एज
it was present in a start because of large large amount। बताता हूं इसका क्या मतलब हुआ। एट इक्विलिब्रियम यहां पे कर लेता हूं, आपको इजी समझ आ जाएगी। हम कहते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो इक्विलिब्रियम पे सेम रही। क्यों सेम रही? जो स्टार्ट में हमारे पास वाटर की क्वांटिटी थी या अमाउंट था या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो सेम है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये कि अप्रिशिएबल अमाउंट या मेजरेबल अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे क्वांटिटी ज्यादा थी। क्वांटिटी क्या थी? वो ज्यादा थी, लिहाजा वाटर को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं केसी के साथ। तो फिर क्या होगा कि यहां पे हमारे पास आ जाएगा के केसी मल्टीप्लाई विद H2O, और यहां पे आ जाएगा A नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाई HA। तो इन दोनों से क्या आएगा? ये KA इससे आएगा, और यहां पे आ जाएगा माइनस और ये प्लस एंड डिवाइडेड बाई HA। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और हम कहते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास आया है Ka। क्या आया है? Ka। और ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन शो कर रहा है कि Ka की बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है इसके साथ। अब यहां से आपको जो मैंने स्टेटमेंट बताई थी कि अगर हमारे पास कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, मतलब यह है कि अगर यहां पे मैं एक बीकर को ले लूं और इसमें मैं कहूं कि ये मेरे पास वाटर है, मैंने यहां पे 10 मोल्स एसिड लिया है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, तो इट मीन कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब ज्यादा आयंस बनेंगे तो यहां पे ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर यहां पे 10 मोल में से जस्ट 5 मोल्स हुए हैं तो आयंस की वैल्यू कम होगी, तो अगर आयंस की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली Ka की वैल्यू कम होगी। तो यहां से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा? यस, आपके पास एसिड स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग होगा। मतलब है कि Ka की वैल्यू अगर प्लस में है, +3 है, +4 है, +5 है, +7 है, सपोज हमारे पास Ka की वैल्यू +7 है, कहां पे +7 है? HCl के केस में ये +7 है, HNO3 के केस में ये +3 है, तो ये स्ट्रांग एसिड है। HCO3 नेगेटिव के केस में ये -11 है, वो वीक एसिड है। तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ये जो आयनाइजेशन है, ये Ka की वैल्यू को ऊपर और नीचे लेके आते हैं। तो हमें इसका तो पता नहीं चलता, लेकिन इस वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम Ka की डेफिनेशन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब ये हमारे पास क्या है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि रेशो ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आर आयंस। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक रेशो है जो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयंस थे। अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से इसको कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि एक एसिड हमारे पास है CH3COOH एंड दूसरा हमारे पास है फॉर्मिक एसिड। अब हमें कहते हैं कि इसमें स्ट्रांग और वीक एसिड मालूम करें। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन ले लेते हैं कि CH3COOH प्लस वाटर, इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन और प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये आया। अब इसका जब हम Ka लेंगे, Kc, और वो तो आपको पता है अब कैसे लेना है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली इस पे आ जाता हूं। CH3COO नेगेटिव, यहां पे मैंने लिया H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH।
अब इसकी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आती है क्या, वो आती है 1.8 इंटू 10 रेज द पावर -5, 1.8 इंटू 10 रेज द पावर -5, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के लिए हमने टेम्परेचर को सेम रखना है। अब मैं सेकंड एग्जांपल पे आता हूं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस इसका करवाया है डिसॉल्व वाटर में, तो इससे जो हमारे पास आता है HCOO नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव, इसका जब आप Ka लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉर्मिक एसिड। अब इसकी जो Ka की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास आती है क्या, अब दोनों में फर्क होगा। फर्क कैसे होगा, 1.59 इंटू 10 रेज द पावर -4, 1.59 इंटू 10 रेज द पावर -4, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, यहां पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स HCOOH इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, इट मीन के 10 टाइम्स फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। अब ये कैसे आया, मैंने कहा था कि ये एक रेशो है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयन के दरमियान। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर वाले आए डिसोसिएटेड आयन जहां पे इसकी आयनाइजेशन हुई है, नीचे वाला पोर्शन अनडिसोसिएटेड है, यहां पे कोई आयनाइजेशन नहीं हुई। इनके दरमियान ये रेशो है और ये रेशो हमें ये वैल्यू दे रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है ये वाली। फिर इनमें दोनों के दरमियान एक रेशो है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड के दरमियान, और वो हमें एक वैल्यू दे रही है ये वाली। दोनों का टेम्परेचर हमने सेम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, क्योंकि अगर आप एक के लिए एक टेम्परेचर है और दूसरे के लिए दूसरा है तो ऑब्वियसली फिर आपकी वैल्यूज में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, तो टेम्परेचर आपने सेम रखना है। अब इन दोनों की वैल्यू में 10 टाइम्स का फर्क आ रहा है, ये -5 है, ये -4 है, मतलब ये वाली ग्रेटर है, ठीक है, और ये वाली लेसर है। अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें, इट मीन के फॉर्मिक एसिड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन एसिटिक एसिड। तो यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, यस फॉर्मिक एसिड है। वीक एसिड कौन सा है हमारे पास, एग्जैक्टली एसिटिक एसिड है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब मैं आपको 2-4 एसिड्स और लिखवाता हूं, वहां से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास HCl है। अब HCl का रिएक्शन आपको पता है कि किस तरह होगा, H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में होगा। इसके लिए जो Ka की वैल्यू है वो है 10 रेज द पावर +7। इट मीन के वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह हमारे पास HNO3 है। अब HNO3 के लिए Ka की वैल्यू है 10 रेज द पावर +3, 10 रेज द पावर +3। अब ये भी हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड। अब थर्ड वन हमारे पास HCO3 नेगेटिव है, तो इसके लिए Ka की वैल्यू क्या है, इसके लिए Ka की वैल्यू है 4.7 इंटू 10 रेज द पावर -11। सो वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। तो यहां से हमने अंदाजा लगा लिया इन वैल्यू से। क्या किया हमने, इन वैल्यू से हमने अंदाजा लगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, जो मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का आपको पता चले Ka की वैल्यू से। अगर हाई वैल्यू है तो इट मीन कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर लो वैल्यू है तो हाई और लो का फर्क आप करेंगे प्लस और माइनस में। क्या, यस, मुझे पता है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। अच्छा, तो ये तो था कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब हम बढ़ते हैं यूजेस आप Ka की वैल्यू के लिए कि इसका फायदा क्या होगा। हम इससे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम इसकी रेंजेस पे जाएंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि यूजेस ऑफ Ka वैल्यूज। अब देखिए Ka की वैल्यूज को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन।
अब वो दो तरह से क्या है, तो द फर्स्ट वन कि हम के ए को कैलकुलेट कर सकते हैं कहां से, फ्रॉम द पीएच। सो हम लिख लेते हैं कि कैलकुलेट के ए वैल्यू फ्रॉम pH, but for that initial value of acid must be known। उसके लिए एसिड की जो इनिशियल वैल्यू है वो नोन होनी चाहिए, तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से। तो सेकंड है हमारे पास कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम, जो अभी तक हम सारी वो करते आए हैं, के ए आप H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, जिस तरह अभी हमने कैलकुलेट किया इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन मस्ट बी नोन, इसके लिए भी हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और वीक एसिड की के ए वैल्यू क्या है, एंड वीक एसिड के ए वैल्यूज कि ये हमारे पास क्या है। तो ये दो तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं के ए की वैल्यू को। तो अगर हम दो तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो फिर इस के ए को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का रेंज क्या होगा, मतलब ये के ए की वैल्यू कितनी होगी कि जिससे हम अंदाजा लगा ले कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या मॉडरेट एसिड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि जब आपको रेंजेस का पता होना कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेट एसिड और वीक एसिड की जो वैल्यू की रेंज है वो क्या होगी। अब हम सपोज करते हैं कि अगर केस 1 हम देख लेते हैं कि अगर के ए की वैल्यू क्या है, अब के ए की वैल्यू लार्जर है या स्मॉलर है, तो हम ये लिख देते हैं कि के ए की वैल्यू स्मॉलर है 10 रेज द पावर -3 से। अब 10 रेज द पावर -3 से इसकी वैल्यू स्मॉलर है, तो ये क्या होगा, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि एसिड इज वीक, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 को हम देख लेते हैं। अब केस नंबर 2 को हम फिर के ए की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन के ए की वैल्यू वेरीज करती है, क्या कि के ए वैल्यू वेरीज बिटवीन, अब किसके दरमियान ये वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है 1 to -3, 1 to 10 raised the power -3। तो फिर एसिड हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि मॉडरेट एसिड है। क्या है, मॉडरेट एसिड है, ना वेरी स्ट्रांग है और ना वेरी वीक है, जस्ट अ मॉडरेट, अब एवरेज, अब बिटवीन एसिड है हमारे पास, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि केस नंबर 3, केस नंबर 3 में कि अगर के ए की वैल्यू अब लार्जर है या स्मॉलर है, यस लार्जर होगी, लार्जर है देन 1, सो हम लिख लेते हैं कि एसिड इज स्ट्रॉन्ग। अब डेफिनेटली जो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास, यस हमने कहा था कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह हमने HCl के लिए +7 लिया था, HNO3 के लिए हमने +3 लिया था, ठीक है। HCO3 नेगेटिव के लिए हमने क्या लिया था, यस -11। तो अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन से हैं इस वैल्यू से। जब आपको ये रेंज समझ आ रही होगी ना, तो फिर आप इस पर कहीं पे भी किसी तरह भी कोई भी एसिड अप्लाई कर सकते हैं। के ए की वैल्यू मोस्टली आपको नोन होगी, तो अगर आपको वो वैल्यूज दी जाइए कि ये के ए की वैल्यू से, इस बेस पे आप एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करें, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और मॉडरेट को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो आपको अगर ये रेंज आपके जहन में है ये वाली, तो फिर आप किसी भी एसिड को यस डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द व्हाट
एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb को पढ़ेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर कहीं पे भी कोई इशू है तो कमेंट्स एरिया में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।